हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नेशन बिल्डिंग यानी कि नव राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में। चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर से संबंधित कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सन 1600 के समय अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एंट्री करती है व्यापार के लिए, परंतु धीरे धीरे कुछ समय बाद उन्होंने भारत की शासन व्यवस्था को ही अपने हाथों में ले लिया। कुछ समय बाद भारतीयों को एहसास हुआ कि देश हमारा है तो शासन भी हमारा ही होना चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे। कुछ जगह क्रांतियां हुई तो कभी विद्रोह। क्रांतियों में एक महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है 1857 की क्रांति, जिसे स्वतंत्रता संग्राम की एक अहम भूमिका भी कहा जाता है या स्वतंत्रता संग्राम की एक पहली लड़ाई भी कहा जाता है। क्रांति के बाद आगे जाके कुछ समय बाद आंदोलन हुए और फिर एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की। महात्मा गांधी का जो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था वो एक बड़ा आंदोलन बना और उस दौरान जो भारत के आखिरी वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने भारत को आजाद करने की घोषणा करी। देश आजाद तो हो रहा है पर देश के सामने चुनौतियां भी बहुत ज्यादा थी और यहीं से चैप्टर शुरू होता है नव राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में। अगर हम देखें तो हमें भारत के समक्ष काफी सारी चुनौतियां दिखाई देती है। जब देश आजाद हुआ तो देश के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आगे की शासन व्यवस्था किस प्रकार की होगी, यानी आगे सरकार होगी तो कैसी होगी, क्या राजशाही होगा या कोई और शासन व्यवस्था अपनाई जाएगी। और तब भारत के सामने तीन बड़ी चुनौतियां बनी। पहला, लोकतंत्र की स्थापना करना, दूसरा एकता अखंडता स्थापित करना और तीसरा समानता आधारित सबका विकास करना और चौथा शरणार्थियों को पुनः स्थापित करना। अब यदि बात की जाए लोकतंत्र स्थापित करने की तो यह भारत की सबसे बड़ी चुनौती थी। देश आजाद हुआ है और उस दौरान भारत में कई सारी रियासतें हुआ करती थी, लगभग 565 रियासतें, उनको भारत में शामिल किया जाने लगा। हालांकि इसके पीछे भी एक अलग स्टोरी देखने को मिलती है और अगली वीडियो में हम उसकी भी बात करेंगे कि किस तरह इतनी सारी रियासतों को भारत संघ में मिला दिया गया। पर अभी हम बात करते हैं चुनौतियों के बारे में। लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए चुनाव कराना जरूरी होता है। उससे जरूरी बात यह है कि लोकतंत्र ही क्यों? लोकतंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार का निर्माण जनता के द्वारा होता है, इसीलिए इसको एक बेहतर शासन व्यवस्था माना गया है। सरकार हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, इसीलिए ये एक बेहतर शासन व्यवस्था का विकल्प माना जाता है। अब भारत में लोकतंत्र तो आ रहा है, लेकिन लोकतंत्र लाने के लिए चुनाव कराना जरूरी है और चुनाव कराने के लिए किसी आयोग का होना जरूरी है और तभी निर्माण किया गया चुनाव आयोग का। सन 1950 में चुनाव आयोग की नींव रखी गई। भारत में प्रथम चुनाव हुआ 1951 से लेकर 1952 के बीच और इस दौरान जब यह चुनाव हुआ तब भी भारत के सामने काफी सारी चुनौतियां थी। चुनाव सही ढंग से होना, चुनाव को पारदर्शी बनाए रखना, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा उन सभी चुनौतियों को संभाल लिया गया और भारत में सफल चुनाव करवाया गया, जिसके बाद भारत में पहली सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की और इस तरह भारत के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो गई। अब बात करते हैं भारत की दूसरी चुनौती के बारे में। भारत की दूसरी चुनौती थी एकता अखंडता स्थापित करना। एकता अखंडता, जी बिल्कुल। भारत जब आजाद हो रहा था तो आजादी के साथ साथ भारत को विभाजन भी मिला। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली। सोचा एक बार फिर से हाथ पैर मार के देख लेते हैं, क्या पता फिर से भारत पर कुछ समय के लिए कब्जा हो जाए या राज स्थापित हो जाए। उन्होंने मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को भड़का दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई या तो देश का प्रधानमंत्री या एक अलग देश, और तभी देश का बंटवारा होने लगा। हालांकि यहाँ पे एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसका प्रतिपादन किया गया था, जिसको पेश किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि भारत दो कौमों का देश है, यानी हिंदू और मुस्लिम, इसलिए मुस्लिम लोगों के लिए अलग देश बना दिया जाए
और तभी पाकिस्तान का निर्माण किया गया। यानी एक तरफ भारत को आज़ादी मिली और वहीं दूसरी तरफ विभाजन, जो कि बहुत त्रासदी भरा था, जिसमें हिंसाएं हुई, हत्याएं हुई, अनेकों उत्पीड़न विभाजन में देखने को मिलते हैं। खैर, अब विभाजन होने के बाद जो अल्पसंख्यक थे भारत में बचे हुए, चाहे वो मुस्लिम हो, ऐसे ही पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक बचे हुए थे, सिख, हिंदू, बाकी वगैरह। तो भारत ने देखा कि विभाजन जो हुआ उसके पीछे धार्मिक कारण बनाया गया था, तो आगे इस तरह का कभी व्यवहार ना हो जाए, आगे कभी इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, इसीलिए एकता अखंडता स्थापित की जाए। और तब भारत ने अपने संविधान के अंदर कुछ ऐसे मौलिक अधिकारों को शामिल कर लिया जिससे यहाँ पर सभी धर्मों को एक समान मान लिया गया, यानी कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया और इस तरह एकता अखंडता स्थापित हो गई। भारत ने कहा कि भारतीय शासन व्यवस्था और भारत का संविधान हर धर्म को सम्मान देगा, हर धर्म एक समान होंगे, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इसी के साथ एकता अखंडता स्थापित होती है। तो ये थी भारत की दूसरी चुनौती। अब बात करेंगे भारत की अगली चुनौती के बारे में, यानी कि समानता आधारित सबका विकास करना। ये भी एक बड़ी चुनौती है। भारत आजाद हुआ है, लेकिन अगर हम कुछ साल पहले की चर्चा करें तो हमें देखने को मिलता है कि भारत के अंदर जातिवाद काफी लंबे समय से चलता आया है, और जिसके अंदर अगर हम देखें तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें हमेशा से ही टॉर्चर किया गया, उन्हें हमेशा से ही शोषण का शिकार बनाया गया, और इसी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर बनी रही। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो पहले के दौर में तो जन्म लेने के आधार पर ही काम निर्धारित हो जाता था कि आप जिस वर्ग में पैदा होंगे, आप जिस जाति में पैदा होंगे, उस जाति से संबंधित ही आपको काम करना पड़ेगा, आप अन्यथा और कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि एक बड़ी परेशानी थी, एक बड़ी बात थी। अब देश आजाद हो रहा है, संविधान बना है, सबको समानता का अधिकार दिया जा रहा है, तो इसमें भी समानता आनी चाहिए। तो समानता आधारित सबका विकास करने के लिए संविधान के अंदर कई सारे कानूनों को शामिल किया गया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आगे जाके कुछ समय बाद आरक्षण का प्रावधान भी इसमें शामिल हो गया, ताकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, उन्हें थोड़ी सी मोहलत या थोड़ा सा सहयोग दिया जाए, ताकि वह भी अपने आप को निखार सके, इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी अदा कर सके। और इसीलिए आरक्षण के प्रावधान को यहाँ शामिल किया गया, ताकि सबका साथ हो और पूरे देश का विकास हो। तो इस तरह ये चुनौती भी हल हो गई। अगली चुनौती थी शरणार्थियों को पुनः स्थापित करना। अब ये शरणार्थी कौन है भाई? ये रेफ्यूजीज है कौन? तो ये रेफ्यूजीज कोई और नहीं बल्कि हमारे ही भाई बंधु हैं। पहले अखंड भारत हुआ करता था पाकिस्तान के निर्माण होने से पहले, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो वहां पे जो अल्पसंख्यक रह गए, क्योंकि विभाजन धार्मिक बहु जनसंख्या के आधार पर हुआ है, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा वो पाकिस्तान, जहाँ हिंदू ज़्यादा वो हिंदुस्तान। तो दो पाकिस्तान बनाए गए थे उस दौरान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, बीच का शेष भाग हिंदुस्तान कहलाया। अब दोनों तरफ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ भारत में हिंदू हिंदू हो, तो दोनों तरफ ही अल्पसंख्यक देखने को मिले। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक, सिख अल्पसंख्यक, और हिंदुस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक। अब विभाजन के बाद जो भारतीय वहां से वापस लौटे, विभाजन के बाद जो हिंदू सिख वहां से वापस लौट रहे थे, अन्य धर्मों के लोग वहां से वापस लौट रहे थे, वो भारत के अंदर शरणार्थी बन के रह गए, क्योंकि वो अपना सब कुछ, घर बार संपत्ति जायदाद सब कुछ छोड़कर आ रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए वो भागते हैं अपना सब कुछ छोड़कर। तो विभाजन इसीलिए मैं कहता हूं कि एक त्रासदी भरा विभाजन था, जिसने मानवता को झंझोर कर रख दिया। अब शरणार्थी जो हमारे अपने ही थे, उन्हें पहले शेल्टर्स में रखा गया, यानी कि शरणार्थी शिविरों में रखा गया। उन्हें सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई, खाना पीना दिया गया, वस्त्र दिए गए, धीरे धीरे उनके लिए आवास की व्यवस्था की गई, रोजगार की व्यवस्था की गई, ताकि वो भी पुनः स्थापित हो सके। तो ये थी वो कुछ चुनौतियां जो भारत के सामने आई आज़ादी के दौरान, या आज़ादी के कुछ समय बाद ही। तत्कालीन नेताओं ने इन सभी चुनौतियों को गहनता से, इन चुनौतियों पर गहनता से अध्ययन किया, साथ ही साथ सफल तरीके अपनाकर, बेहतर तरीके अपनाकर इन चुनौतियों को हल भी कर लिया। और इस तरह नव राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थी
उन्हें भारतीय सरकार द्वारा, भारतीय शासन व्यवस्था द्वारा, उस समय के लोगों द्वारा हैंडल कर लिया गया। तो इस तरह एक नए भारत का निर्माण यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आगे और भी बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, जिसकी हम चर्चा करेंगे अपनी आने वाली अगली वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।